अरे चलो आज समझते हैं जीव विज्ञान का एक फाउंडेशनल चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जीवों का वर्गीकरण। नीट की तैयारी के लिए ये बेस समझना बहुत जरूरी है। आज का मिशन क्या है, हम ये जानेंगे कि इतने सारे जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी, ये तरीके कैसे डेवलप हुए, और आर.एच. विटेकर के दिए गए 5 किंगडम सिस्टम को खास तौर पर समझेंगे। बिल्कुल। और हमारा फोकस सिर्फ फैक्ट्स रटने पर नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने पर होगा। हर किंगडम की पहचान क्या है, सेल का टाइप कैसा है, सेल वॉल है या नहीं, और है तो किससे बनी है, वो अपना खाना कैसे बनाते या लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशन, और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। साथ ही हम वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस जैसे खास ग्रुप्स पर भी बात करेंगे जो किसी किंगडम में ठीक से फिट नहीं होते। एनसीईआरटी के की टर्म्स पर खास ध्यान रहेगा, सिंप्लीफाइड तरीके से। हाँ, तो फिर देर किस बात की, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले ये बेसिक सवाल, आखिर क्लासिफिकेशन चाहिए ही क्यों? सोचिए, दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं। हाँ, मतलब उन्हें बिना किसी सिस्टम के पढ़ना या समझना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सही बात है। शुरुआत में इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से क्लासिफाई किया, कौन सा पौधा खाने लायक है, किससे कपड़े मिलेंगे, कौन सा जानवर खतरनाक है। प्रैक्टिकल था पर साइंटिफिक नहीं था उतना। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आए एरिस्टोटल, जिन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन को थोड़ा साइंटिफिक एंगल दिया। उन्होंने प्लांट्स को उनके सिंपल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी बाहरी स्ट्रक्चर देखकर बांटा, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। अच्छा। और एनिमल्स को बांटा 2 ग्रुप्स में, जिनमें रेड ब्लड था और जिनमें नहीं था। ये एक अच्छी शुरुआत थी, अ पायनियरिंग साइंटिफिक अटेम्प्ट। एरिस्टोटल के बाद लिनियस आए, जिन्होंने दिया 2 किंगडम सिस्टम। हाँ, किंगडम प्लांटे, सारे प्लांट्स, और किंगडम एनिमलिया, सारे एनिमल्स। ये सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ और काफी समय तक चला भी, क्योंकि ये बहुत सिंपल था। सिंपल था, लेकिन उसमें काफी बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। हाँ, जैसे? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये सिस्टम प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, और यूकैरियोट्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, में कोई फर्क नहीं करता था। ओह। यूनिसेल्युलर, एक सेल वाले, और मल्टीसेल्युलर, बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को भी अलग नहीं मानता था, सब एक साथ। अच्छा, और क्या कमियां थी? एक और बड़ी प्रॉब्लम थी फंजाई का प्लेसमेंट। फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, और उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। हाँ। जबकि ग्रीन एल्गे फोटोसिंथेटिक होते हैं और उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की। लिनेयस ने इन दोनों बिल्कुल अलग ग्रुप्स को किंगडम प्लांटे में डाल दिया था। अरे बाप रे, मतलब बहुत से ऑर्गेनिजम्स थे जो इन 2 किंगडम्स में कहीं फिट ही नहीं बैठ रहे थे। बिल्कुल। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ बाहर से देखकर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से क्लासिफाई करना काफी नहीं था। डीप कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की जरूरत महसूस हुई। प्रिसाइसली जरूरत थी कि एक क्लासिफिकेशन में सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, पोषण का तरीका यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रोफ्स हैं या हेटरोट्रोफ्स। हाँ, खुद बनाने वाले ऑटोट्रोफ्स हैं या दूसरों पर निर्भर हेटरोट्रोफ्स, शरीर का ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल है या टिश्यू ऑर्गन लेवल, रिप्रोडक्शन के तरीके, और सबसे महत्वपूर्ण एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी फाइलोजेनी को भी कंसिडर किया जाए। फाइलोजेनी मतलब कौन सा जीव एवोल्यूशन के फैमिली ट्री में किससे ज्यादा रिलेटेड है। एग्जैक्टली। इन्हीं क्राइटेरिया को शामिल करने से क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेहतर होते गए। और यही एंट्री होती है आर.एच. विटेकर की। 1969 में उन्होंने दिया अपना फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसने काफी हद तक पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ये किंगडम्स के मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ये तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। विटेकर ने क्लासिफिकेशन के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया यूज किए: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। एनसीईआरटी में टेबल 2.1 में ये क्राइटेरिया बहुत क्लियरली समराइज किए गए हैं। विटेकर के सिस्टम ने लिनेयस की कमियों को एड्रेस किया। कैसे? जैसे फंगाई का क्या हुआ, उन्हें कहाँ रखा? विटेकर ने फंगाई को प्लांट से निकालकर एक बिल्कुल अलग किंगडम फंगाई बनाया। बेसिस क्या था? हाँ, बेसिस। फंगाई हेट्रोट्रोफिक होते हैं और उनकी सेल वॉल चाइटिन की होती है, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रोफिक और सेल्यूलोज सेल वॉल वाले होते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस था। अच्छा, समझ गया। और प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का?
सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया और रिलेटेड फॉर्म्स को इकट्ठा करके किंगडम मोनेरा में रखा गया। ओके। और जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में जगह मिली। अच्छा, तो इसमें कुछ रीशफल हुई होगी। हाँ, इसे एक इंटरेस्टिंग रीशफल हुआ। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जैसे ऑर्गेनिजम्स जो पहले एल्गे प्लांट्स में थे, हाँ, उन्हें पैरामीशियम और अमीबा के साथ प्रोटिस्टा में रखा गया जो पहले एनिमल्स में थे। अरे, तो क्राइटेरिया बदले तो ग्रुप्स की प्लेसमेंट भी बदल गई। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि क्लासिफिकेशन स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, खासकर मॉलिक्यूलर डेटा के आधार पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की समझ बढ़ेगी, फ्यूचर में ये सिस्टम्स और रिफाइन हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। आजकल 3 डोमेन सिस्टम की भी बात होती है जिसने मोनेरा को फर्दर स्प्लिट किया है, पर वो अभी हमारे स्कोप से बाहर है। फिलहाल 5 किंगडम सिस्टम पर फोकस करते हैं। ओके, तो पहला किंगडम है मोनेरा। इसके सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया, और ये तो हर जगह हैं, मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों। हाँ, बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस। नॉर्मल जगहों के अलावा ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं। गर्म पानी के झरने मतलब हॉट स्प्रिंग्स, रेगिस्तान, बर्फ, गहरे समुद्र। बाप रे। कई तो दूसरे जीवों के ऊपर या अंदर पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं। शेप के बेसिस पर ये गोल, कोकस, रॉड जैसे बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम या स्पाइरल स्प्रिलम हो सकते हैं। और इनके की फीचर्स प्रोकैरियोटिक तो हैं ही। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की बनी हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर सिंपल लगता है, पर इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा डाइवर्स है, सुना है? Absolutely, Monera show the most extensive metabolic diversity. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक? दोनों तरह के। ये लाइट यूज करके फोटोसिंथेटिक या केमिकल से एनर्जी निकालकर कीमोसिंथेटिक ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। अच्छा, मतलब खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और सैप्रोफाइटिक डिपेंड करते हैं। मोनेरा में मेन ग्रुप्स कौन से हैं? 2 मेन ग्रुप्स हैं, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया, ये नाम सुना है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस वाले हैं ना? बिल्कुल, आर्कियोबैक्टीरिया खास हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खारे पानी, हैलोफाइल्स, गर्म झरनों, थर्मोएसिडोफाइल्स या दलदल, मीथेनोजेंस। इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है जो इन्हें इन कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करती है। अच्छा, मीथेनोजेंस तो बायोगैस से रिलेटेड है। हाँ, मिथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल्स जैसे गाय, भैंस के गट में भी मिलते हैं और गोबर से मीथेन गैस बनाने में रोल प्ले करते हैं। इंटरेस्टिंग। और यू बैक्टीरिया, इन्हें क्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। हाँ, इनमें रिजिड सेल वॉल होती है और अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजुलम होता है। इसी ग्रुप में आते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ। एग्जैक्टली, इनमें प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल होता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये यूनिसेलुलर, कोलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं स्पेशल सेल्स हेट्रोसिस्ट की मदद से। पोल्यूटेड वाटर में ये ब्लूम्स भी बनाते हैं। यूबैक्टीरिया में और कौन से टाइप्स हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे नाइट्रेट्स, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर की साइक्लिंग में। ओके। और फिर हैं सबसे कॉमन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं, दही बनाने, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन, लेग्यूम्स की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। पर कुछ बुरे भी होते हैं? बीमारियां फैलाने वाले। हाँ बिल्कुल, कुछ पैथोजेनिक भी हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। अच्छा, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये? मेनली फिजन से, यानी सेल डिवीजन से। हाँ। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाते हैं। एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर भी होता है, जैसे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और वो माइकोप्लाज्मा, वो भी मोनेरा में है? हाँ, एक स्पेशल ग्रुप है माइकोप्लाज्मा। इनमें सेल वॉल होती ही नहीं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। कई माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। तो ये था मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, मेटाबॉलिकली डाइवर्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सब इसी में। वाओ, काफी डाइवर्सिटी है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। अब चलते हैं अगले किंगडम पर,
किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें आते हैं सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इनकी बाउंड्रीज थोड़ी फजी है ना? हाँ, ये प्रोटिस्टा की एक डिफाइनिंग फीचर है। इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। बेसिकली ये किंगडम उन यूकैरियोट्स के लिए है जो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई नहीं है। अच्छा। इसमें क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स आते हैं। ज्यादातर प्रोटिस्ट्स एक्वाटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। इन्हें लिंक माना जाता है मोनेरा और बाकी किंगडम्स के बीच। हाँ, इन्हें मोनेरा और बाकी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक किंगडम्स, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया के बीच का लिंक माना जाता है। यूकैरियोटिक है मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। कुछ में मूवमेंट के लिए फ्लैजेला या सीलिया होते हैं। न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, इसमें भी डाइवर्सिटी होगी? बिल्कुल, न्यूट्रिशन में वैरायटी है। फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू दोनों तरीकों से होता है। चलो मेन ग्रुप्स देखते हैं। हाँ, बताइए। फर्स्ट, क्राइजोफाइट्स। इसमें डायटॉम्स और गोल्डन एल्गी, डेज़मिट्स आते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन दोनों जगह मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं, मतलब पानी की करंट्स के साथ बहते हैं, उसकी तरह फिट होती हैं। सिलिका की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। और इनके जमा होने से डायटोमेशियस दर्थ बनती है। वो पॉलिशिंग में यूज होती है। बिल्कुल, ये ग्रिटी सॉयल पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज होती है। क्रूशली, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ओके, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, गॉट इट। नेक्स्ट, सेकंड, डाइनोफ्लैजेलेट्स, मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल पर स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं। रेड टाइड्स वाले यही है ना? हाँ, कुछ रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइक गोनियोलैक्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि समुद्र लाल दिखता है। इसे रेड टाइड्स कहते हैं। ये टॉक्सिन्स रिलीज करके मरीन एनिमल्स को किल भी कर सकते हैं। खतरनाक। ओके, थर्ड ग्रुप, यूग्लिनॉइड्स। थर्ड, यूग्लिनॉइड्स जैसे यूग्लिना ज्यादातर स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिलते हैं, रुके हुए पानी में। सेल वॉल की जगह प्रोटीन लेयर पेलिकल होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और इनका न्यूट्रिशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिक्सोट्रॉफिक। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सनलाइट हो तो फोटोसिंथेटिक, ना हो तो हेट्रोट्रॉफिक, प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। इसे कहते हैं मिक्सट्रोफिक न्यूट्रिशन। इनके पिगमेंट्स हायर प्लांट्स जैसे होते हैं। वाओ। फोर्थ ग्रुप, स्लाइम मोल्ड्स। फोर्थ, स्लाइम मोल्ड्स। ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, सड़ती हुई लकड़ियों, पत्तों पर। फेवरेबल कंडीशंस में ये इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे प्लेज्मोडियम कहते हैं, जो काफी दूर तक फैल सकता है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में? अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, हवा से फैलते हैं। ओके। एंड फिफ्थ ग्रुप, प्रोटोजोन्स। ये तो एनिमल लाइक हुए। एनिमल्स माना जाता है। 4 मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन लोकोमोशन। लोकोमोशन के आधार पर। हाँ, amoeboid protozoans use pseudopodia, false feet for movement and capturing prey, amoeba. Some are parasitic, entamoeba. Flagellated protozoans have flagella. Some cause diseases like sleeping sickness, trypanosoma. स्लीपिंग सिकनेस, हाँ याद आया। Ciliated protozoans have thousands of cilia for movement and guiding food into the gullet, paramecium. And sporozoans have an infectious spore-like stage in their life cycle. Plasmodium, the malarial parasite, is a notorious example. मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स का डाइवर्स ग्रुप है जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई से लिंक बनाता है। अब आते हैं किंगडम फंजाई पर, द किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद से लेकर मशरूम तक सब फंजाई हैं, है ना? बिल्कुल, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन है। हवा, पानी, मिट्टी, प्लांट्स, एनिमल्स सब जगह मिलते हैं। वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस पसंद करते हैं। अच्छा, इसीलिए फ्रिज में खाना रखते हैं फंगल ग्रोथ रोकने के लिए। एग्जैक्टली। यीस्ट यूनिसेल्युलर को छोड़कर बाकी फंजाई फिलामेंटस होते हैं। इनकी बॉडी लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हाइफे से बनी होती है। हाइफे के नेटवर्क को माइसिलियम कहते हैं। हाइफे में सेप्टा होते हैं या नहीं? कुछ कोइनोसिटिक होते हैं। हाँ, कुछ हाइफे में क्रॉस वॉल्स सेप्टा नहीं होती,
कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह होते हैं जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। इन्हें कोइनोसिटिक हाइफे कहते हैं। बाकियों में सेप्टा होते हैं। क्रूशियली इनकी सेल वॉल्स काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती हैं। राइट। प्लांट्स की सेलुलोज की होती है, ये डिफरेंस याद रखना है। बिल्कुल। और ये खाना कैसे लेते हैं? हेट्रोट्रॉफिक है मतलब सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। एट्रोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। इसमें 3 मेन मोड्स हैं। सैप्रोफाइट्स डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड। पैरासाइट्स लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे रस्ट और स्मट फंगाई। सिम्बायोन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं, एल्गी के साथ लाइकेंस बनाकर या हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ माइकोरेजा बनाकर। माइकोराइजा, हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों। हाँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स जैसे कोनिडिया, जूस्पोर्स से या फ्रैगमेंटेशन बडिंग से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स, ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बसिडियोस्पोर्स से होता है, जो स्पेसिफिक फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स क्या थे? प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी। हाँ, सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स हैं। 1. प्लाज्मोगैमी, fusion of protoplasm between 2 gametes. Imagine 2 water balloons touching and their rubber merging. 2. Karyogamy, fusion of 2 nuclei. Now the water inside the balloons mixes. 3. Meiosis, zygote में reduction division होकर haploid spores बनते हैं। और वो डाइकैरियोटिक स्टेज, वो किस में होती है? एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती। एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज N+N कहते हैं, जहां एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। बाद में ये फ्यूज करते हैं। ओके। फंजाई को 4 क्लासेस में बांटा गया है। ब्रीफली बताएं इनके बारे में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे फोकस करके। श्योर, फोकस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर रखते हैं। 1. फाइकोमाइसिटीज, माइसीलियम एसेप्टेट और कोइनोसिटेट। एसेक्सुअल स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जाइगोस्पोर बनता है। एग्जाम्पल्स: म्यूकोर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ओके, म्यूकोर, राइजोपस, नेक्स्ट। 2. एस्कोमाइसेटीज, सैक फंजाई, माइसीलियम सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनते हैं, मतलब बाहर। सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस के अंदर एंडोजीनियसली बनते हैं। एग्जाम्पल्स: यीस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक वाला, ठीक है। 3rd. 3. बेसिडियोमाइसेटीज, क्लब फंजाई, माइसीलियम सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स generally absent. Sexual spores बेसिडियोस्पोर्स क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिडियम के बाहर एक्सोजीनियसली बनते हैं। एग्जाम्पल्स: मशरूम, एगोरिकस, रस्ट्स, पुक्सिनिया, स्मट्स, यूस्टिलागो। Mushrooms. Okay. And last, Deuteromycetes, imperfect fungi. 4. ड्यूट्रोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई। इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेजेस ही पता है, सेक्सुअल स्टेज अननोन। जब पता चलता है तो उन्हें एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर देते हैं। माइसीलियम सेप्टेट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है। एग्जाम्पल्स: ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये हो गए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। अब किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया का एक क्विक ओवरव्यू। इन्हें तो डिटेल में आगे पढ़ना ही है। राइट। किंगडम प्लांटे includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms, plants. Key features: multicellular mostly, cellulose cell wall, autotrophic nutrition, photosynthesis. लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस भी होता है। हाँ, life cycle shows alternation of generations, diploid sporophyte and haploid gametophyte phases. Includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. कुछ exceptions हैं, जैसे insectivorous plants, Venus flytrap, और parasites, Cuscuta. ओके। एंड एनिमेलिया? Kingdom Animalia includes all multicellular, eukaryotic, heterotrophic organisms lacking a cell wall. Nutrition is holozoic, ingestion of food, food stored as glycogen or fat,
show definite growth pattern, locomotion, elaborate sensory and neuromotor mechanisms in higher forms. Sexual reproduction usually involves copulation and embryological development. परफेक्ट। तो ये हो गए विटेकर के 5 किंगडम्स। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स इस क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होते, जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स। इनके बारे में क्या? लेट्स स्टार्ट विद वायरसेस। ये लिविंग हैं या नॉन लिविंग? बड़ा कंफ्यूजन रहता है। Viruses are fascinating because they blur the line between living and non-living. They are non-cellular, basically just genetic material, DNA or RNA, never both, enclosed in a protein coat, capsid. अच्छा, जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट। Huh. Outside a living cell, they are inert, like crystals. But inside a host cell, they take over the host machinery to replicate themselves. They are obligate parasites. होस्ट के बिना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी में किसका नाम आता है? डिस्कवरी में आइवानोव्स्की, टोबैको मोज़ेक वायरस, बेजरिंग, कंटेजियम विवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, स्टैनली, क्रिस्टलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीजेस कॉज करते हैं ये। यस, ह्यूमंस में मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, प्लांट्स में मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग एक्सेट्रा। बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। नीट टिप? हाँ, नीट टिप। रिमेंबर, viruses are obligate parasites and are not placed in any of the 5 kingdoms. Got it. वायरसेस से भी छोटे होते हैं वायरॉइड्स। ये क्या हैं? हाँ, टियोडाइनर ने 1971 में डिस्कवर किया। वायरॉइड्स कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये वायरसेस से भी छोटे हैं और इनमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है, प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। ओह, सिर्फ आरएनए, प्रोटीन कोड नहीं। हाँ, आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी लो होता है। सो द की डिफरेंस, वायरस इज इक्वल टू जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड, वायरॉइड इज इक्वल टू ओनली फ्री आरएनए, नो प्रोटीन कोड। क्लियर। एंड प्रियॉन्स, ये क्या बला है? ये तो प्रोटीन से बने हैं। Prions are infectious agents consisting only of abnormally folded proteins. ये neurological diseases cause करते हैं, जैसे bovine spongiform encephalopathy (BSE) और mad cow disease in cattle, and its variant Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) in humans. So prion is equal to infectious protein. मैड काउ डिजीज, हाँ ठीक है। और आखिर में लाइकेंस, ये तो एसोसिएशन है। Lichens are unique. ये symbiotic association है algae, phycobiont और fungi, mycobiont के बीच का mutual partnership. एल्गे खाना बनाता है, फंगी शेल्टर देता है। Exactly. Algae photosynthesis करके food बनाती है fungi के लिए और fungi shelter देता है और water minerals absorb करके algae को देता है। ये इतनी closely associated होते हैं कि एक single organism लगते हैं। और ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी हैं। And importantly, lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. SO2 pollution के लिए sensitive होते हैं। फैंटास्टिक। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक डिटेल्ड टूर। समराइज करते हैं की पॉइंट्स को एक बार जल्दी से। Sure, हमने देखा क्लासिफिकेशन की जर्नी एरिस्टोटल से लिनियस 2 किंगडम्स तक और फिर विटेकर 5 किंगडम्स तक। विटेकर के क्राइटेरिया थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलॉजनी। हाँ, की डिफरेंसेस बिटवीन किंगडम्स। मोनेरा, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, colonial, diverse nutrition, includes bacteria. Protista, eukaryotic, unicellular, diverse nutrition life cycles, the link kingdom. Fungi, eukaryotic, mostly multicellular, except yeast, heterotrophic, saprophytic, parasitic, symbiotic, chitin cell wall. Right. Plantae, eukaryotic, multicellular, autotrophic, cellulose cell wall. Animalia. Eukaryotic, multicellular, heterotrophic, holozoic, no cell wall. और viruses, viroids, prions. Viruses, viroids, prions are acellular and not in the kingdoms. Lichens are symbiotic, algae plus fungi. Examples याद रखना भी crucial है. Nostoc, Monera, diatoms, Euglera, amoeba, protista, yeast, mushroom, penicillium, fungi, TMV virus, lichens. उम्मीद है ये चर्चा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्पफुल रही होगी।
क्लासिफिकेशन का बेसिस और हर किंगडम के डिफाइनिंग फीचर्स नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। And one final thought. Whittaker's system works well, but classification is constantly evolving. जैसे जैसे molecular data से हमें evolutionary relationships, phylogeny की deeper understanding मिल रही है। हाँ, Future classification systems कैसे look कर सकते हैं? क्या प्रोटिस्टा जैसी fuzzy boundary वाले kingdom को reorganize किया जाएगा? Science is always a work in progress. Keep exploring. ग्रेट पॉइंट। इस पे सोचना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।